नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ देश की बात के अंदर। कल हमने एक प्रोग्राम किया था, जिसके अंदर में डॉक्टर अपर्णा शर्मा जी ने देश के जो हमारे राजनेता हैं, उनके भविष्य के बारे में एक इशारा किया था कि ये हो सकता है। आज फिर हम उनसे चर्चा करेंगे और आज का हमारा विषय रहेगा भारत का भविष्य और आने वाले समय के संकेत, कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा और क्या हमको संकेत मिल पा रहे हैं अपने भविष्य के लिए। भारत केवल एक देश ही नहीं है, बल्कि एक चेतना है। और जब ग्रह नक्षत्र किसी राष्ट्र की दिशा बदलते हैं, तो पूरा विश्व उसकी धड़कन को महसूस करता है, फ़ील करता है। और हमारे साथ में प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अपर्णा जी हैं, जो आज इस विषय पर भारत के भविष्य के ऊपर में थोड़ा-सा प्रकाश डालेंगी, कि हमारा भविष्य क्या होगा देश का और उसके संकेत हमको क्या मिल रहे हैं। डॉक्टर अपर्णा, अब बात कर रहे हैं जी, वर्तमान समय की जो अभी नमस्कार। हमारे जी, नमस्कार। जो वर्तमान समय चल रहा है, हम उसकी बात करते हैं कि 2026 में ग्रहों की कौन-सी स्थिति भारत के लिए विशेष होगी, जो कि इसको एक विशेष बनाएगी, देश को विशेष बनाएगी? जी। जी, नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार। भारत की जो कुंडली है, उसका विश्लेषण करना वास्तव में अपनी ही आत्मा को समझने जैसा है, क्योंकि ये जो भूमि है, वो देवत्व से प्रेरित है। देवभूमि कहा जाता है भारत को जैसा कि और ज्योतिष जो है, इस राष्ट्र की धड़कन को प्रकट करता है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में 2026 का पूछा है ना आपने? जी, जी, जी। एक बार क्योंकि दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज़ क्वेश्चन। हाँ, मैं सवाल आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि 2026 में ग्रहों की जी, कौन-सी स्थिति भारत के लिए विशेष होगी? वो कौन से ग्रह नक्षत्र होंगे जो कि इस देश के लिए विशेष होंगे, विशिष्ट होंगे? जी, जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2026 में जो है वो 3 बड़े ग्रह जो हैं वो संकेत दे रहे हैं। तो 2026 अच्छा रहने वाला है। शनि जो है वो मीन राशि में है रहेंगे। ये जो है कालपुरुष की कुंडली के द्वादश भाव में स्थित है और इनका जो इसका अर्थ है कि वैश्विक संबंध, विश्व और तकनीक में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। रक्षा, अंतरिक्ष और डिजिटल क्षेत्र में भारत नेतृत्व करेगा दुनिया का और गुरु जो है वो मिथुन राशि और कर्क राशि में गोचर करेंगे इस टाइम पर। गुरु जो है उनका सिंह राशि में प्रवेश 2026 के अक्टूबर महीने में होगा। यह भावनात्मक और सांस्कृतिक उत्थान का योग है। शिक्षा, अध्यात्म और वैदिक विज्ञान का पुनर्जागरण होगा। भारत विश्व को मतलब एक पावरफुल दिशा देगा जी, पूरे विश्व को। जी। और राहु जो है वो कुंभ और केतु जो है वो सिंह राशि में होंगे अप्रैल 2026 से। यह संकेत देता है कि कला, फिल्म, संगीत और अध्यात्म की तरंगे जो है वो भारत से निकलकर विश्व में फैलेंगी। विज्ञान और अध्यात्म का संगम यहीं से होगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब मैं ये समझूँ कि भारत एक नए जागरण की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये जी, प्रभाव बिल्कुल। भारत की राजनीति या अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा? मतलब केवल जागरण होगा या आर्थिक और जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, उसके ऊपर भी इसका असर होगा? जी, बिल्कुल, 2026 से 2028 के बीच भारत में राजनीतिक पुनर्संतुलन और आर्थिक उत्थान दोनों दिखते हैं, मतलब दिखाई देते हैं कि ऐसा होगा और गुरु का जो प्रभाव दर्शाता है कि नीतियाँ अब जन से जन कल्याण की ओर मुड़ेंगी। नारी शक्ति, युवा शक्ति और विज्ञान ये 3 स्तंभ भारत की नई पहचान बनेंगे। आर्थिक दृष्टि से शनि और गुरु जो का जो संयोजन है भारत को विश्व की शीर्ष जो बड़ मतलब सबसे बड़ी शीर्ष ऊपर जी। अर्थव्यवस्थाओं में स्थिर करेगा। कृषि, ऊर्जा, तकनीक और संस्कृति सभी में नए नवाचार मिलेंगे। मतलब सब में ही भारत प्रोग्रेस करेगा और आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है जी। 2026 में। और मैडम इसके साथ में अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि आध्यात्मिक दृष्टि से भारत का भविष्य कैसा होगा? मतलब जो अध्यात्म है, उसके हिसाब से हमारा भारत का भविष्य किस तरह का होगा? आप इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, भारत की कुंडली में जो नवम भाव है वो अत्यंत ही बलवान है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है।
ये धर्म का माना जाता है, सत्य और ज्ञान का भाव माना जाता है नवम भाव। इसलिए यह जो भूमि है वो सदैव आत्मिक रूप से जागृत रहेगी। 2026 से 2030 के बीच योग, ध्यान, आयुर्वेद और वेद ज्ञान विश्व भर में पुनः लोकप्रिय होंगे। सनातन संस्कृति और पुनर्जागरण होने जा रहा है, यानी कि भारत के लिए बहुत अच्छा समय है ये कुल मिलाकर। और और मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ये जो आध्यात्मिक जागरण होगा, इसकी अगुवाई जी, कौन करेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री या कोई और महात्मा पुरुष? देखिए, सब मिलकर ही करेंगे। वैसे तो प्रधानमंत्री करेंगे, क्योंकि भारत को आगे ले जाने की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। लेकिन अध्यात्म जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा नवम भाव जो है वो अध्यात्म उसका माना जाता है। तो इसीलिए नवम भाव को देखते हुए आध्यात्मिक लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। अपर्णा जी, आपने जो ये सारा बताया, जो आपने ये गूढ़ रहस्य बताए, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं चाहूँगा जी, कि धन्यवाद। आप, जो मेरे दर्शक हैं, जो आपके जानने वाले हैं, जो पूरे टी यूट्यूब के व्यूअर्स हैं मेरे, जो यूट्यूब फैमिली है, जो और जो भी लोग देख रहे हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं अब श्रोताओं को यही कहना चाहूँगी कि जो भारत की कुंडली कहती है, यह युग जो है वो भारत का है। और अब हम समय है, हम कर्म, करुणा और कर्तव्य से प्रेरित होकर आगे बढ़े सभी लोग। ग्रह केवल दिशा दिखाते हैं, चलना हमें खुद ही होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। जी। अरुणा जी, आपका इस सब के ऊपर में आपके गूढ़ विचार और प्रेरक विचारों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, आज हमने जाना कि ग्रहों की चाल सिर्फ आसमान में नहीं, हमारे राष्ट्र की आत्मा को भी परिवर्तित करती है। और आप सुन रहे थे भारत का भविष्य और आने वाले समय के संकेत। मैं रविंद्र शर्मा अगली बार आपसे फिर मिलूँगा एक नए ज्योतिष विषय के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। वंदे मातरम। जय भारत।